हेलो फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड होम साइंस के सिलेबस में एक यूनिट दी गई है शोध एवं प्रारंभिक सांख्यिकी या रिसर्च एंड एलिमेंट्री स्टैटिक्स की। तो इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी चैनल की सारी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। शोध या अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक प्रकार के तथ्यों का संकलन किया जाता है और उनके विश्लेषण के द्वारा व्यापक अर्थ जो है निकाले जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है? तथ्यों का संकलन किया जाता है और फिर उसका व्यापक अर्थ निकाला जाता है। शोध में प्रकृति से प्रश्न करना, जांच करना, गहन निरीक्षण करना या योजनाबद्ध अध्ययन करना व तत्परता युक्त उद्देश्य सामान्यीकरण करने आदि की प्रक्रियाएं इसमें सन्निहित होती हैं। तो हम इसे सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जब हम ज्ञान की खोज करते हैं या कोई नवीन वस्तुओं की खोज करते हैं या फिर कोई पुरानी वस्तु है या सिद्धांत है, तो पुरानी वस्तु या सिद्धांत है तो उनका फिर से हम परीक्षण करते हैं जिससे कि कुछ नए तथ्य हमें प्राप्त हो सके। तो उसी को हम क्या कहते हैं? शोध कहते हैं। अब यहाँ पर है शोध का महत्व क्या है। तो वैज्ञानिक शोध एक योजनाबद्ध व उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो निश्चित प्रश्नों के उत्तर देती है। जैसे कि शोध सदैव किसी समस्या के निराकरण की ओर निर्देशित करता है कि कोई समस्या होगी, ये उसका समाधान करेगा जो शोध होगा। शोध सदैव प्रत्यक्ष और प्रयोग सिद्ध घटनाओं पर आधारित होता है। शोध में गहन निरीक्षण व शुद्ध निर्देशन सन्निहित होता है। शोध सिद्धांतों के विकास और सामान्यीकरण को आधार देता है। योजनाबद्ध विधि से शोध करना शोध की विशेषता है। तो ऐसे पूछ सकता है कि शोध की क्या विशेषता है? तो शोध की विशेषता जो है योजनाबद्ध विधि से शोध करना ही शोध की विशेषता होती है। शोध करने के पूर्व विषय को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। मतलब शोध करने से पहले आप जो भी सब्जेक्ट चुन रहे हैं, जो भी आपका मैटर है, उसको आपके पास पूरी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। शोध में लिखने का ढंग और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार हम इसमें समझ सकते हैं कि छिपे हुए सत्य का हम पता लगाते हैं या नवीन तथ्यों को खोजते हैं या नवीन ज्ञान की हम प्राप्ति करते हैं शोध के माध्यम से। अब शोध की विशेषता पढ़ेंगे कि शोध की विशेषता क्या होती है। तो शोध जो होता है वो समाज के बारे में होना चाहिए। शोध हमेशा समाज के बारे में होना चाहिए। शोध सत्य की खोज करता है। शोध क्या करता है? सत्य की खोज करता है कि यह सत्य है कि असत्य है। शोध नियमों को स्पष्ट करता है। शोध सामाजिक घटनाओं की रोकथाम करने का रास्ता निकलता है। शोध के प्रकार। तो किसी भी शोध की समस्या का निम्नलिखित कारण हो सकता है। पहला है बौद्धिक, दूसरा है व्यवहारिक। उपयुक्त कारणों के आधार पर शोध को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है मूलभूत अनुसंधान, जिसे फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। शुद्ध अनुसंधान निम्नलिखित है। इसका ध्येय होता है तथ्यों को एकत्रित करना तथा नए सिद्धांतों का निर्माण करना। सेकंड है, इसमें शोधकर्ता घटनाओं को अपने अध्ययन निरीक्षण के द्वारा परिणामों से जोड़ देता है। सेकंड आता है व्यवहारिक अनुसंधान या अप्लाइड रिसर्च। जब शोधकर्ता का उद्देश्य उपयोगिता की दृष्टि में किसी व्यवहारिक समस्या का समाधान ढूंढना होता है, तो ऐसे शोध को अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। इसमें शोधकर्ता विज्ञान की नई तकनीकों का उपयोग कर किसी विशिष्ट सामयिक समस्या का समाधान करता है। और कुछ अन्य अनुसंधानों के द्वारा किए गए शोध के प्रकार इस प्रकार हैं। तो इसको हम सरल शब्दों में इस तरह समझेंगे कि जो अप्लाइड रिसर्च होता है, इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारी व्यवहारिक समस्याएं होती हैं, जैसे कि हम ये सोचें कि जो है स्टूडेंट लाइफ में ही 50% जो बच्चे हैं वो ड्रिंक करने लगते हैं। ऐसा हमने सोचा कि 50% है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिर हम अपनी कोई परिकल्पना करेंगे कि हाँ हम इसका सर्वे करेंगे। फिर हम इसका सर्वे करेंगे और ये फिर हम सिद्ध कर देंगे कि हाँ 52% जो है वो लोग ड्रिंक करते हैं स्टूडेंट की लाइफ में। तो हमारी परिकल्पना तो सिद्ध हो जाएगी, लेकिन हम अप्लाइड रिसर्च उसे नहीं कहेंगे। अप्लाइड का मतलब होता है कि जो भी हमारी समस्या है फिर हम उसका समाधान भी करें। हाँ, आपने ये बात कही, ठीक कही कि हाँ 50% करते हैं और आपका ये सोच सही भी हो गया कि हाँ स्टूडेंट लाइफ में ही 50% स्टूडेंट जो है ड्रिंक करने लगते हैं। आपकी बात तो ये सही हो गई है, लेकिन आप इसकी समस्या का समाधान भी करना है आपको, तो वो आपका अप्लाइड रिसर्च होता है कि हमने जो भी समस्या का पता लगाया है, अब उस समस्या का हम समाधान भी करेंगे कि ये ड्रिंक करने को हम कैसे रोकें, इस पर क्या काम किया जाए।
जाए तो वो रिसर्च इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है, इसमें भी कई दिए गए हैं, जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है, जिसे अन्वेषणीय शोध कहते हैं। ये जो रिसर्च होता है इसे हम लोग जो है उस समय यूज़ करते हैं जैसे हम नवीन ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। अगर हम किसी चीज़ के बारे में एकदम नवीन ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो वो इस रिसर्च के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या उद्देश्य होता है कि हम किसी नवीन ज्ञान को प्राप्त करें, या मतलब हम समझ सकते हैं कि अज्ञात को ज्ञात करना। अज्ञात को ज्ञात करने के उद्देश्य से किए जाने वाला जो शोध होता है उसे ही एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। अज्ञात से ज्ञात की तरफ हम इसमें रिसर्च करते हैं। तो इस तरह इसमें क्या करते हैं कि जैसे कोई वस्तु है, कोई विषय है या कोई घटना है, तो उसके संदर्भ में जब हम नवीन ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से शोध करते हैं तो उसे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंतर्गत रखते हैं। इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग कि जैसे किसी विषय पर या किसी वस्तु पर या घटना पर या व्यक्ति या समूह किसी की भी विशेषता पर या स्थिति परिस्थिति का सही चित्रण करने के लिए किए जाने वाले शोध को ही ये वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। इसमें हम किसी चीज के बारे में पता करते हैं कि यह क्या है, ये कैसे है, ये कहाँ है और ये क्यों है, मतलब पूरा उसका वर्णन करना रहता है या पूरा चित्रण करना रहता है, तो उसी को ही डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। इसमें किसी भी समस्या के बारे में हम लोग उस स्थिति के बारे में पूरा वर्णन करते हैं कि कोई चीज़ क्या है, कैसे है, कहाँ है और आखिर क्यों है, तो इसे डिस्क्रिप्टिव कर। इसमें समस्या का समाधान नहीं किया जाता है, इसमें सिर्फ हम लोग उसका वर्णन कर देते हैं। थर्ड आता है नैदानिक शोध या डायग्नोस्टिक रिसर्च। इसमें क्या होता है कि कोई घटना है या कोई समस्या है या कोई विषय वस्तु है तो उसको हम ज्ञात करते हैं, तो उसमें सकारात्मक परिवर्तन के लिए हम उसमें उपचार भी करने के लिए ये किया जाता है कि ट्रीटमेंट भी करेंगे कि कोई चीज़ अगर है तो वो क्या है और क्यों है और आखिर क्या होनी चाहिए थी। तो मतलब इसमें हम निदान भी करते हैं और उपचार भी करते हैं कि कोई समस्या हमारे सामने आती है तो हम उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं, तो उसे हम नैदानिक या डायग्नोस्टिक रिसर्च कहते हैं। इसमें हम निदान नहीं करते, केवल समस्या का पता लगाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं उसका निदान भी करते हैं। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, प्रयोगात्मक शोध। इसमें यह होता है कि जब शोध या अनुसंधान का उद्देश्य अध्ययन के निष्कर्षों को क्रियात्मक रूप देने की किसी भावी योजना से संबंध होता है तो यह नियोजन एवं विकास, तो उसी को ही क्रियात्मक शोध कहा जाता है। इसमें हम लोग एक्शन रूप देते हैं, मतलब कि जो भी समस्या होती है उसको करने लगते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाता है। सर्वेक्षण शोध वह तकनीक जिसमें व्यापक तथा कम आकार वाली जनसंख्याओं का अध्ययन उनमें चयनित प्रतिदर्श के आधार पर इस आशय से किया जाता है ताकि उनमें व्याप्त सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक चरों के घटनाक्रमों, वितरणों व पारस्परिक अंतर संबंधों का ज्ञान उपलब्ध हो सके। सर्वेक्षण विधि के प्रकार। सर्वेक्षण हम कैसे कैसे करेंगे सर्वे, हम व्यक्तिगत साक्षात्कार भी कर सकते हैं, डाक प्रश्नावली मेथड भी यूज कर सकते हैं, पैनल टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, टेलीफोन के द्वारा भी सर्वे हो सकता है, अनुसूची के माध्यम से भी, निरीक्षण के माध्यम से भी व घटक विश्लेषण इत्यादि के द्वारा। तो एग्जाम में आपसे ऐसे आ सकता है कि सर्वेक्षण की विधि के प्रकार कौन से नहीं है, इसमें से 3 दे दिया और एक अदर दे दिया, तो आपको उसमें पहचानना होगा कि हाँ ये तीनों तो हैं पर ये नहीं है। तो सर्वेक्षण विधि के प्रकार ये सारे आपको याद करने होंगे। शोध के मुख्य चरण क्या होते हैं। शोध के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनुसंधानकर्ता को अनेक चरणों से होकर जाना पड़ता है। मतलब जब कोई रिसर्च करना चाहता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे स्टेप में उसे काम करना होता है। तो पहले कौन सा स्टेप होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ये पूरा लास्ट तक दिया गया है और ये एग्जाम में कई बार आ चुके हैं कि इसको सही से आप सेट करिए कि फर्स्ट नंबर पे अनुसंधानकर्ता को क्या करना होगा, फिर सेकंड नंबर पर, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। क्वेश्चन विषय का, सबसे पहले हम विषय का चुनाव करते हैं। जब भी हम रिसर्च करते हैं किसी टॉपिक तो सबसे पहले हम अपना सोचते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट पे काम करना है, किस सब्जेक्ट का रिसर्च करना है, कौन सा हमारा टॉपिक है। फिर हम उससे संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करते हैं, उससे संबंधित जो भी ज्ञान होता है। जैसे हमें कैंसर पर हमने टॉपिक चुना कैंसर, तो उससे संबंधित हम साहित्य का सर्वेक्षण करेंगे। फिर अध्ययन हेतु समस्या का पता लगाएंगे कि आखिर हमको कि अध्ययन हेतु क्या क्या समस्याएं हैं, इसका करेंगे। फिर हम परिकल्पना या हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे। हम अपने आप सोचेंगे कि इस समस्या का यही कारण होगा, ऐसा हम अपने मन से परिकल्पना करेंगे। फिर जो भी परिकल्पना की हैं उसका अनुसंधान के लिए साधन व विधियों का निर्माण करके उस अनुसंधान को हम लोग करेंगे। फिर तथ्यों का निरीक्षण व संचय करना, फिर तथ्यों का हम लोग फिर से निरीक्षण करेंगे। फिर आंकड़ों का वर्गीकरण व विश्लेषण करना, जो भी आंकड़े हम एकत्रित करेंगे फिर उनको हम देखेंगे
कि हमने क्या उससे प्राप्त किया है, फिर प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण, फिर लास्ट में हम उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। फिर चर का चुनाव। चर ऐसी विशेषताएं हैं जिनमें मात्रात्मक भिन्नताएं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती हैं तथा जिनमें किसी एक आयाम पर परिवर्तन होता रहता है। तो यह कथन किसका है? ये गैरेट का है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये कथन किसका है। तो आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा कि चर ऐसी विशेषता है जिसमें मात्रात्मक भिन्नताएं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती हैं तथा जिनमें किसी एक आयाम पर परिवर्तन होता रहता है। ये गैरेट ने कहा है। चरों का वर्गीकरण। चर जो है एक आश्रित चर होते हैं, स्वतंत्र चर होते हैं, बाह्य चर होते हैं। फिर बाह्य चर में भी होते हैं ई प्रकार के चर, एस प्रकार के चर, संगत चर, असंगत चर। फिर संगत चर भी 2 प्रकार के होते हैं, जैविक चर और वातावरण संबंधी चर। तो आपसे इतना डीपली नहीं पूछेगा, केवल ये आश्रित, स्वतंत्र और बाह्य चर ही पूछता है, जिसमें से ये सबसे ज़्यादा पूछता है कि आश्रित चर क्या है और स्वतंत्र चर क्या है। जैसे कि हम यहाँ पर इससे समझते हैं कि क्या होता है स्वतंत्र चर, कि जैसे कि हम देखना चाहते हैं कि हमारे ब्लड प्रेशर पर शराब का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें ब्लड प्रेशर क्या है, हमारे जो बॉडी है वो आश्रित चर हो जाएगी और स्वतंत्र चर जो है वो शराब हो जाएगी। कि हम शराब कितनी मात्रा में पीते हैं इसका इफेक्ट इस पर पड़ेगा, हमारे जो ब्लड प्रेशर है उस पर इस शराब का इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारा जो बॉडी है वो इस पर जो है आश्रित हो गई है। और सेकंड एग्जांपल है जैसे कि कोई प्रकाश पर जो है क्या होना चाहिए, प्रकाश पर आकर्षित होने वाला जैसे कोई कीट है, मतलब कीड़ा है कोई जो प्रकाश पर आकर्षित होता है, कोई कीड़ा। तो जो कीड़ा हो जाएगा वो तो आश्रित चर हो जाएगा और जो प्रकाश है वो स्वतंत्र चर हो जाएगा। क्योंकि हम उस पर क्या करेंगे कि जो कीड़ा होता है, जो कीट होता है, उस पर हम प्रकाश डालेंगे कीड़े पर और देखेंगे कि वो उससे प्रभावित हो रहा है प्रकाश से कि नहीं प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पर जो कीट है वो तो आश्रित चर हो जाएगा, लेकिन जो प्रकाश है वो आपका स्वतंत्र चर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे शराब क्या था, स्वतंत्र चर था और उसका जो इफेक्ट पड़ रहा था हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर पर वो आश्रित था। वैसे यहाँ पर जो कीट है या कीड़ा है वो आश्रित चर हो जाएगा, लेकिन जो प्रकाश उसके ऊपर डाला जा रहा है कि उसका इफेक्ट उस पर किस मात्रा में पड़ता है वो जो है आश्रित चर कहलाएगा। क्योंकि सब नियंत्रण इसी के उस पर होता है कि हम कितनी मात्रा में इसको प्रभावित कर रहे हैं, तो इसका व्यवहार जो है वो क्या होगा, परिवर्तन देखा जाएगा। अगर हम कम शराब पी रहे हैं तो ब्लड प्रेशर उससे कम इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरह अगर हम इस पर कम लाइट डाल रहे हैं तो कीट पर उसका कम प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा डाल रहे हैं तो ज़्यादा पड़ेगा। तो सारा कंट्रोल सिस्टम इसके ऊपर रहता है। तो ये स्वतंत्र चर होता है। तो बाह्य चर में ऐसे चर आते हैं जिसका क्या होता है, अनुसंधान में जिनका अध्ययन नहीं किया जाता रहता है, लेकिन फिर भी जो हमारे जो परिणाम हमें प्राप्त होते हैं अध्ययन के द्वारा तो ये उसको प्रभावित करता है। जैसे हमारा क्या होता है कि जो बुद्धि है, हमारी जो बुद्धि है वो हमारी जो शैक्षिक उपलब्धि होती है उसको प्रभावित करती है। कि बुद्धि के माध्यम से हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो ये जो बुद्धि होती है वो बाह्य चर में आएगी। कि हमारी जैसे हमने कम नंबर लाए या ज़्यादा नंबर लाए तो ये हमारी बुद्धि पे डिपेंड करता है कि हम किसी चीज़ को कितना याद कर पाते हैं, कितना नहीं याद कर पाते हैं। तो बल्कि इसका हम अनुसंधान में इसका अध्ययन नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो हमें प्रभावित कर रही है। तो ये बाह्य चर के अंतर्गत आएगी कि जिसका हम शोध में या अनुसंधान में हम लोग अध्ययन नहीं किया जा रहा, लेकिन फिर भी वो इफेक्ट डाल रही है, तो वो होती है बाह्य चर। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। ये 5 से 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है एग्जाम में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बाउले ने ये बात कही है कि सांख्यिकी जो होती है वो गणना का विज्ञान है। सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसका संबंध संख्यात्मक आंकड़ों के संग्रह व उनके प्रस्तुतिकरण व उनके परिणाम निकालने की प्रक्रिया से है या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हम इसे सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि गणितीय तरीकों से डेटा का जो हम प्रेजेंटेशन करते हैं या एनालिसिस करते हैं वही स्टैटिक्स कहलाता है। स्टैटिक्स को हिंदी में सांख्यिकी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल समय के साथ धीरे धीरे बढ़ रहा है। आजकल इसका इस्तेमाल तो मार्केटिंग में हो रहा है, एग्रीकल्चर में हो रहा है, फार्म मीडिया में सहित अन्य जगहों पर इसका हम सांख्यिकी का यूज देखते हैं। सांख्यिकी की विधि वह विधि जिनका प्रयोग अनेक कारणों से प्रभावी समंकों की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। मुख्य सांख्यिकी विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है कि आंकड़ों का संग्रहीकरण करना, फिर उसका वर्गीकरण करना, सारणीयन करना, फिर प्रस्तुतिकरण करना। उसके बाद इसका विश्लेषण करना, निर्वाचन करना व पूर्वानुमान करना। तो ये इसके 7 स्टेप हैं। तो एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ सकता है कि सांख्यिकी
मुख्य सांख्यिकी विधियां निम्नलिखित हैं, तो इसको आपको क्रम से लगाना पड़ेगा। पहले हम आंकड़ों का संग्रहीकरण करते हैं, फिर वर्गीकरण, फिर सारणीयन, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर हम उनका विश्लेषण करते हैं, निर्वाचन, फिर पूर्वानुमान सबसे लास्ट में होता है। फिर क्या है ये व्यवहारिक सांख्यिकी किसे कहते हैं? यह सांख्यिकी एक विशिष्ट विषय सामग्री में सांख्यिकीय रीतियों को प्रयोग में लाती है। इसमें 2 उप विभाग हैं। पहला है विवरणात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी, दूसरा है वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी। सांख्यिकी के कार्य क्या होते हैं? ये आंकड़ों को निश्चितता प्रदान करती है और कठिनाइयों को सरल बनाती है। सरलीकृत आंकड़ों को तुलना व उनका संबंध मापन करती है। अन्य विज्ञानों के नियमों की ये परख भी करती है। नीति निर्धारण में पथ प्रदर्शन का कार्य भी ये करती है। विस्तार का आभास करने की योग्यता प्रदान करती है। वर्तमान तथ्यों का अनुमान और भविष्य के लिए पूर्वानुमान करना भी इसी के द्वारा संभव है। सांख्यिकी विश्लेषण, प्रचलित व अप्रचलित तकनीकें। आवृत्ति विवरण सांख्यिकी की वह विधि जिसके द्वारा आंकड़ों को क्रमबद्ध रूप से सजाया जाता है। इसके निम्नलिखित सूत्र हैं। श्रेणी = उच्च प्राप्तांक माइनस निम्न प्राप्तांक +1। केंद्रीय प्रवृत्ति, यह सबसे अधिक प्रचलित पद्धति है। डॉक्टर बाउले के अनुसार सांख्यिकी माध्य व ज्ञान विज्ञान है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने कहा है कि सांख्यिकी जो है वो माध्य है व ज्ञान विज्ञान है, तो ये क्या कहा है? डॉक्टर बाउले ने। यहाँ है मीन है, मीडियन है, तो क्या होता है? माध्य क्या होता है? या उस व्यवस्थित श्रेणी की उस शाखा से है जिसका न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के मध्य में है। वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। किसको कहते हैं? जो वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है उसे केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। मध्यमान क्या है? किसी आवृत्ति के सभी पदों के मूल्यों को जोड़कर पद की संख्या से भाग देने पर मध्यमान प्राप्त होता है। माध्यिका क्या है? किसी भी पदमाला की वह संख्या जो पदमाला के आरोही व अवरोही क्रम में लिखे हुए पद का मध्य मूल्य होता है। और बहुलक क्या होता है? बहुलक वह मूल्य है जो किसी समक में सबसे अधिक बार आता है।